नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 13 तारीख को हुई बिहार की 4 सीटों पे वोटिंग के बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर होगा क्या। क्योंकि इस बार के चुनाव में, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, कि समीकरण बदल गए हैं और इस समीकरण को लेकर के, जो कि अब तक आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी, इस बार ये मामला त्रिकोणीय हो गया है। इन सारी बातों को लेकर के जब वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, उसमें कई किले ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मामला एक अलग तरह से मोड़ दिया है, उसको लेकर सभी चिंतित हैं कि आखिर जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। एक सप्ताह के बाद हमारे पास जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं, उस रिपोर्ट के हिसाब से और विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं से जो हमारी इंटरनल बातें हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड जो वहाँ के हमें समीक्षा की है, और उस समीक्षा के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों ने जो अपने अपने परसेप्शन बनाए हैं, उसके आधार पर, उनसे बातचीत के आधार पर हम आपको आज ये बताने में सक्षम हैं कि किस सीट पर किसकी जीत होगी। बिहार में गया के बेलागंज और इमामगंज, कैमूर के रामगढ़ और भोजपुर के तरारी में ये 4 विधानसभा क्षेत्र थे जिसमें उपचुनाव हुए हैं, और ये सभी सीटें खाली हुई थी इसलिए कि लोकसभा में यहाँ के विधायक जो हैं वो जीत करके सदन पहुँच गए थे, लोकसभा पहुँच गए थे। 13 नवंबर को वोटिंग हुई और वोटिंग से पहले जम करके चुनाव प्रचार भी चले। मुख्य चुनाव से ज़्यादा इस चुनाव में आपने देखा कि सारे अमला फैला और अपनी सारी शक्तियां अलग अलग राजनीतिक दल और गठबंधनों ने लगा दिया। वहीं आपको बतावें कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने भी अपनी जन स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना 1 महीने पहले हुई थी, उस पार्टी को लॉन्च करने के बाद तुरंत उन्होंने चुनाव की घोषणा भी कर दी थी। अब इन सारी बातों को लेकर के 2025 के चुनाव से पहले का ये सेमीफाइनल माना जा रहा था, और इस उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए, विपक्षी राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन, दोनों ने जातिगत गणित को ध्यान में रखते हुए चारों सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके प्रशांत किशोर ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। बिहार में तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटें लोकसभा चुनाव 2024 में अलग अलग सीटों पर लोकसभा चुनाव जीतने के कारण खाली हुई थी। इसको लेकर के आपको हमने पहले भी बताया है कि तरारी सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सुदामा प्रसाद, जो भोजपुर के सांसद चुने गए हैं, आरा से सांसद चुने गए थे। रामगढ़ के राजद विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद चुने गए थे। इसी तरह इमामगंज के विधायक और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी गया सुरक्षित सीट से सांसद बन गए हैं। तो एक और सीट जो बेलागंज की है, वहाँ के विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव, वो जहानाबाद से चुनाव जीत करके संसद पहुँच गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें जो हमारे पास आंकड़े थे उसके आधार पर हमने आपको बताया था 24 घंटे और 72 घंटे के बाद कि क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन एक सप्ताह के बाद हम उस स्थिति में हैं। विभिन्न दलों के जो आंकड़े आए हैं, जो सर्वे रिपोर्ट विभिन्न दलों ने बुलाए हैं, मंगाए हैं, और जिस तरह की हमारी बातचीत हुई है, उसके आधार पर यह तय हो गया है कि कौन कहां जीत रहा है और किसके लिए कितना मुश्किल हो रहा है ये चुनाव। इन सभी बातों को लेकर के हम लगातार आपसे बात करते रहे हैं, और जो अभी वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि वोटिंग के एक सप्ताह बाद जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। एक कहा यह जा रहा है कि पूरी तरह से रिजल्ट ही चेंज हो गया है। बात तरारी की करें तो तरारी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4 बार विधायक रह चुके बाहुबली नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को चुनावी मैदान में उतारा है। पांडे पिछली बार 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट पर इस सीट से विधायक चुने गए थे। 2015 में उन्हें मौका नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी गीता पांडे को लोक जनशक्ति पार्टी से मैदान में उतारा था। तो वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में भी खुद इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और करीब 63,000 वोट हासिल किए थे। तरारी की जो बात है, उसमें प्रशांत किशोर ने भी अपने उम्मीदवार उतारे तो जरूर थे, लेकिन उसे बदलना पड़ा किसी तकनीकी कारण से। आपने कल ही देखा कि जनसुराज के विकास ज्योति ने सारी बातों को बड़ा ही स्पष्ट करके बताया कि आखिर क्यों उम्मीदवार को बदलना पड़ा, और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि टेक्निकल कारण पहले भी आते रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के
जो लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह को मैदान में उतारा था उन्हें चेंज करना पड़ा और बाद में किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, जो काफ़ी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ी भी और उसके पीछे प्रशांत किशोर मजबूती से खड़े भी रहे। इसके साथ साथ आपको बताया कि तरारी सीट पर भाजपा, CPIML और जनसुराज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होना कहा जा रहा है कि एकदम निश्चित है और हुआ भी है। भाजपा और विपक्षी उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर के संकेत दिए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार यहाँ के मतदाताओं के लिए चुनावी संभावनाओं को एक नया आयाम देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख उच्च जाति के मतदाता हैं, जबकि मुस्लिम की संख्या 25,000 है और कुशवाहा OBC के पास 15,000 वोट हैं। इस सीट पर यादवों के पास 30,000 और अति पिछड़ा वर्ग के पास 50,000 के आसपास वोट हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर इन वोटरों को जो लगातार 2 साल से लुभा रहे हैं, रिहा रहे हैं, वो कितना सफल हुए हैं या फिर जो सुनील पांडे हैं अपने पुत्र को जिताने में सफल हो जाएंगे, या ये जीती हुई सीट थी CPIML की। इस पर लालू प्रसाद ने भी अंतिम समय में एक वीडियो जारी करके यहाँ के लोगों को वोट देने की बात कही थी। वो कितना सफल होता है, दावे सभी के हैं और सभी दावों में सबसे मजबूत दावा जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले कई चुनावों में यहाँ से पिछड़ती आ रही है, इस बार भी पिछड़ेगी या फिर रिजल्ट चेंज हो जाएगा? बात अगर रामगढ़ की करें तो यहाँ भी पिता पुत्र की ही प्रतिष्ठा फंसी हुई है। जैसे रामगढ़ में वैसे ही तरारी की बात हमने कही, तो तरारी में भी पिता सुनील पांडे का पूरा प्रतिष्ठा पुत्र विशाल प्रशांत के लिए फंसा हुआ है। वहीं रामगढ़ की बात करें तो जगतानंद सिंह एक माने हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उनके छोटे पुत्र जो हैं उनकी प्रतिष्ठा फंसी हुई है और साथ साथ सुधाकर सिंह जो भाई उनके हैं उनकी भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। 1990 से राजद का ये गढ़ रहा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। इसमें अब लगातार जिस तरह की बातें चल रही है कि सुधाकर सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे पिछले 2020 में, उसके बाद अपने भाई अजीत सिंह को यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया है। वहीं आपको बतावें कि अशोक कुमार सिंह जो तीसरे नंबर पर 2020 में रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो वहीं जनसुराज ने सुशील सिंह कुशवाहा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। रामगढ़ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह का गढ़ माना जाता है और यहाँ उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से फंसी हुई है। राजद नेता तेजस्वी यादव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अजीत सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है और उन्हें जिताने के लिए सब कुछ किया है। आपको बता दें कि यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है उसमें इस विधानसभा क्षेत्र में 20,000 यादव वोटर हैं, जिनको कहीं ना कहीं सतीश कुमार और पिंटू यादव ने भी कहीं प्रभावित किया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डैमेज करने वाली बात हो रही है और जो कहा जा रहा है कि एक अचानक से BSP इस मैदान में आ गई है, BSP पहली बार भी दूसरे नंबर पर रही थी, ये काफ़ी प्रभावित कर रहा है। 20,000 यादव वोटरों के बीच विभाजन करने के लिए मैदान में कदम रखा था, लेकिन मुकाबला भाजपा राजद और प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के बीच रहा है, ये बातें कही जा रही थी। लेकिन जो हमारा आकलन है कि रिजल्ट परिवर्तन अगर होगा तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका BSP की होगी, क्योंकि BSP के उम्मीदवार भी कम मजबूत नहीं हैं। उन्हें नज़रअंदाज या फिर उनको ऐसा नहीं है कि वो इसमें प्रभावशाली नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बात इमामगंज की करें तो यहाँ भी प्रतिष्ठा एक बड़े नेता की फंसी हुई है, क्योंकि यहाँ भी परिवार के ही एक सदस्य जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही हैं और अक्सर उपचुनाव में अपने किसी सगे संबंधी को ही उतारा जाता है, क्योंकि उस सीट को अपना समझ लेते हैं। इमामगंज सीट पर NDA उम्मीदवार हम से जीतन राम मांझी की बहू और मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा संतोष मांझी इस चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। उनके विरोध में राजद के रोशन कुमार मांझी और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार जो शिशु रोग के जानकार बताए जाते हैं जितेंद्र पासवान, वो मुकाबले में हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आरक्षित सीट है और इस आरक्षित सीट पर जो परिस्थितियां हैं और जो समीकरण बन रहे हैं वो काफ़ी कुछ कहानी कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस सीट पर उम्मीद की जा रही थी कि चिराग पासवान के जाने के बाद जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं पासवान समाज से, उनके वोट को कम करने में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अंतिम दिन तक इंतज़ार होता रहा, हम भी इंतज़ार करते रहे। हालांकि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने तो पहले ही कह दिया था कि चिराग पासवान इस सीट पर चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। ऐसा ही हुआ और चिराग पासवान यहाँ नहीं गए। बात अगर बेलागंज की कहें
तो यहाँ भी पिता पुत्र के साथ साथ पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। बेलागंज में राजद और विश्वनाथ कुमार यादव और जदयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी के बीच सीधा मुकाबला है। विश्वनाथ बाहुबली और इस सीट से 8 बार चुनाव जीत चुके सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं। मनोरमा देवी दूसरे बाहुबली दिवंगत बिंदी यादव की पत्नी और रॉकी यादव की मां हैं, जो कथित तौर पर 2016 में एक 18 वर्षीय व्यक्ति की हत्याकांड के सनसनीखेज मामले में रोड रेज मामला हुआ था, उसमें गिरफ्तार हुए थे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि इस चुनाव में रॉकी यादव के एक ऑडियो को भी वायरल करने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब से अलग अगर हट के देखें तो विश्वनाथ यादव और मनोरमा देवी, इन दोनों की छवि बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि प्रशांत किशोर ने इस लड़ाई को बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है। बेलागंज में अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कई वरिष्ठ नेताओं ने, यहाँ तक कि जदयू ने तो पूरा कैंप ही कर दिया था, और जनसुराज पार्टी ने उम्मीदवार और 2005 और 2010 में भी चुनाव लड़ चुके मोहम्मद अमजद को चुपचाप मुकाबले में त्रिकोणीय बना दिया है। इस सीट पर मुस्लिम और ईबीसी मतदाताओं की अच्छी संख्या है। हमने आपको कई बार बताया है कि यहाँ MY समीकरण हावी रहा है। यही कारण है कि 8 बार से जीतते आ रहे हैं सुरेंद्र यादव। प्रशांत किशोर ने इन चारों सीट पर जोरदार प्रचार करने के दौरान दावा किया है कि उन्होंने इस बार मतदाताओं को एक विकल्प उपलब्ध कराया है जो पिछले 35 वर्षों में नहीं हो पाया था। 23 नवंबर को परिणाम आने के बाद उनका दावा है कि यहाँ रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि जिन सीटों पे 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उसका भी मानना है कि रिजल्ट उसके पक्ष में आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल जो 3 सीटों पे, यानी कि कहा जाए तो 2 सीट पे राष्ट्रीय जनता दल और 1 सीट पे CPIML चुनाव जीती थी, उनका दावा है कि वो सभी सीटें और साथ में इमामगंज की सीट भी वो जीत जाएंगे। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें प्रशांत किशोर कितना अधिक डैमेज किए हैं और उनके साइलेंट वोटर किस तरह से वोटिंग किए हैं, किस तरह से पोलिंग बूथ पे गए हैं, ये रिजल्ट को परिवर्तन करने वाला है। यानी कि आप सीधी तौर पे कह सकते हैं कि इस बार जो लगातार सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन उन सब में जो वोटिंग के 1 सप्ताह बाद ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आया है उसने सबको चौंकाएगा। और इमामगंज, बेलागंज, तरारी, रामगढ़ में रिजल्ट आपको 23 तारीख को एकदम बदला हुआ नजर आए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।